मोहम्मदपुर रोही गांव है। ये हरियाणा का एक छोटा सा गांव है और ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं ये आपको साधारण सा घर लग रहा होगा, लेकिन इस घर की एक कहानी है। ये घर है हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल का। चौधरी भजनलाल मात्र 17 साल की उम्र में भारत विभाजन के बाद इस गांव में आए थे बहावलपुर से, पाकिस्तान से। आने के बाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आदमपुर में आड़त की दुकान भी खोली पोखरमल के साथ और छोटे छोटे कामों से अपने जीवन को बड़ा किया, राजनीति को बड़ा किया, व्यापार को बड़ा किया। और देखिए किस तरह से एक आदमी की जिजीविका, कर्मठता, मेहनत रंग लाती है। देखो, चौधरी भजनलाल जी यहाँ से एक उन्होंने पंचायत मेंबर से मतलब बहुत बिल्कुल ग्रास रूट से ज़मीन से राजनीति की शुरुआत करी थी। वो हर गांव में मतलब हर गांव की हर हालात से, हर व्यक्ति से वाकिफ़ थे। तो यहाँ तो शायद एक बार आप उनसे रेगुलर एमएलए या उनके फादर से गांव के नाम पूछोगे तो शायद मुश्किल हो सकती है। तो वो राजनीति के बड़े आयाम पे पहुँचे और उसके बाद भी वो बड़े लो प्रोफाइल थे, यहाँ हाजिर रहते थे। और ये लोकतंत्र का कमाल है कि एक आदमी भारत विभाजन के बाद भारत आता है और उस प्रदेश में आकर के बसता है जिस प्रदेश में उसको कोई नहीं जानता, न उनकी जाति के लोग हैं, न उनके धर्म के लोग हैं। चौधरी भजनलाल ने एक ग्राम प्रमुख के रूप में चुनाव से अपनी यात्रा शुरू की और कांग्रेस पार्टी में घुस गए। मंडल के अध्यक्ष बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने और तमाम तरह के पदों पर रहे और 3 बार मुख्यमंत्री हुए। भारत की राजनीति में भजनलाल एक बिल्कुल पर्याय बनकर के उभरे कि जहां भी भजनलाल को भेज दो वहां सरकार बनाने का काम भजनलाल आसानी से कर लेते हैं। ये कला थी भजनलाल। हमने हरियाणा के बहुत लोगों से बात की इस दौरे के दौरान में। सारे लोग बोलते थे और बोलते हैं कि भजनलाल किसी को नाराज नहीं करते थे। भजनलाल के पास जो भी आ जाता था उसको मना करके, उसको दुलार करके, खुश करके भेजते थे। लेकिन एक बड़ी कहावत उनके बारे में कि जो भजनलाल जी से एक बार मिल लिया वो जिंदगी में उनके खिलाफ वोट नहीं डाल सकता, उसका काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये व्यवहार कुशलता है, ये तो हम सबको भी आनी चाहिए। दैट इज हिज प्लस पॉइंट। भजनलाल ने तमाम तरह की जगह से चुनाव भी लड़े। हिसार से भी चुनाव लड़ा, आदमपुर से भी चुनाव लड़ा, फरीदाबाद से भी चुनाव लड़ा, करनाल से भी चुनाव लड़ा। ये एक राजनीतिक व्यक्ति की प्रतिबद्धता और चुनौती थी दूसरे लोगों को कि वो इस प्रदेश का सर्वमान्य नेता है। मात्र 2% आबादी उनकी जाति होने के बावजूद लगभग 36 जातियों का जो संग्रह उन्होंने किया और इस प्रदेश में जो कि जाट बाहुल्य प्रदेश है, मात्र 2% जातियों के साथ, जो कि उनकी जाति बिश्नोई थी, उसके बाद 36 बिरादरियों का उन्होंने संग्रह किया, इकट्ठा किया, उनको जोड़ा और जाट बाहुल्य राज्य में लगातार। तो भजनलाल की दोबारा वही कांग्रेस की सरकार आ गई, तो भजनलाल की सरकार आ गई। तो भजनलाल ने भी ऐसा नहीं है कि कोई भिवानी को उपेक्षा की हो या रोहतक एरिया की हो। ये ठीक है, जातीयता के कारण थोड़ी सी आपस में उपेक्षा करते रहे हैं राजनीति के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो भजनलाल ने भी पूरे हरियाणा के विकास में, और भजनलाल की तो देखो जी सहनशीलता की शक्ति थी, उनमें ताकत थी खुद के अंदर। तो इसलिए भजनलाल ने भी जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो है पहली बार ऐसा दिखलाया था कि हम दूसरे जातियों के और दूसरे दलों के लोगों को भी मिलकर काम चला सकते। 3 बार मुख्यमंत्री होना अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन ये तभी संभव हो पाया जब वो सबको जोड़ पाए। जहां मैं खड़ा हूं मोहम्मदपुर रोही, ये चौधरी देवीलाल का इलाका है, यहाँ उनके परिवार का डंका बजता है। लेकिन भजनलाल की राजनीतिक चतुरता और सौम्यता के कारण कभी यहाँ इन लोगों का डंका उस तरह से बज नहीं पाया। आज भी उनके भतीजे द्रोणाराम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन राजनीति करवट बदलती है। आप देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को चौधरी भजनलाल ने अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, आदमपुर में अभी
जो चुनाव हुआ उसमें भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन के आए हैं। पहली बार उस चुनाव क्षेत्र के में लोगों ने कमल के निशान पर वोट दी है। भजनलाल की राजनीति को धीरे से भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात कर लिया है, यानी कि गैर जाट की जो वोट है उसको अपने चारों तरफ ताने बाने में इकट्ठा किया। और लेकिन भजनलाल होने की कल्पना और भजनलाल होने का जो मादा है वो मनोहर लाल खट्टर में अभी नहीं आया है। जैसे आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वो चौधरी भजनलाल जी की लाइक फैमिली की सीट है। वो भजनलाल का परिवार राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है। उनकी पत्नी चश्मा देवी, उनकी पौत्र वधू, उनके पुत्र, उनके पौत्र सब राजनीति में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मार और खास तौर से इनेलो का बंटवारा, जातियों में बटी हुई इस राजनीति ने यहाँ भजनलाल के परिवार की राजनीति को गड़बड़ा दिया है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से जो भजनलाल की राजनीतिक विरासत है और जो भजनलाल जी की राजनीतिक जमीन है उसको कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई किस तरह संजोकर रखते हैं, किस तरह हरियाणा की जनता के सामने एक विकल्प के रूप में उभर करके आते हैं। ये संभव होगा या नहीं होगा ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन 2024 के चुनाव में थोड़ी तस्वीर साफ होगी। और हो सकता है क्योंकि कुलदीप अभी जवान हैं, उनके भाई चंद्रमोहन जो कालका से चुनाव लड़ते हैं वो अभी राजनीति में सक्रिय हैं, तो अभी ये नहीं कह सकते कि इस परिवार का जो राजनीतिक वर्चस्व है दोबारा स्थापित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या देवीलाल के परिवार की तरह नगर नगर गली गली लड़ता हुआ ये परिवार नजर आएगा, ये भी देखना है। हरियाणा की राजनीति जितनी रोमांचक है उतनी विस्मयकारी भी है, उतनी रहस्यमयकारी भी है। इस रहस्य का पर्दा धीरे धीरे परत दर परत खुलेगा, आप भी देखेंगे, हम आपको बताते रहेंगे।